बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गायनिक के चैप्टर 79 की पार्ट 4 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह डायबिटीज मेलाइटस को डिस्कस करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब का मेटाबॉलिज्म खराब होता है। ठीक है, क्योंकि या तो लैक ऑफ इंसुलिन है, यानी इंसुलिन बन नहीं रही, या इंसुलिन तो बन रही है लेकिन हमारे टिश्यूज उस इंसुलिन की बात नहीं मानते। ठीक है बात। तो इसी तरह से हम डायबिटीज को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर एक है टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ है, लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। असल मसला ये है कि बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहे। ठीक है। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन का कसूर नहीं है। इंसुलिन तो बन रही है लेकिन हमारी बॉडी ढीठ हो चुकी है, वो इंसुलिन की बात नहीं मानती। इंसुलिन के होने के बावजूद वो काम नहीं करते जो कि करने चाहिए थे। ठीक है, तो हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। सही होगी बात। मेनली इसमें होगा क्या, हमें पता है इंसुलिन ग्लूकोज को यूज करवाती है, तो जब इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज यूज नहीं हो सकेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और फैट और प्रोटीन वगैरह यूज करना शुरू कर देंगे। फैट और प्रोटीन की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। सही बात। तो हम डिटेल से देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को, फिर उसके बाद डिटेल से टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में एक तो बात तय है कि चूंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन की कमी हो रही है, तो इसका मतलब है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या गड़बड़ हो सकती है यार, हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगी जिसकी वजह से वो खराब हो गई है। ये भी हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, यानी बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम ने पैंक्रियास के बीटा सेल्स को खराब कर दिया हो, जिसकी वजह से इंसुलिन की खराबी आ गई हो। अच्छा, कुछ लोगों में ना हेरिडिटरी यानी कि इनहेरिटेंस में ज्यादा चांसेस होते हैं। सही बात। जिसके अंदर कंजेनिटली ज्यादा चांसेस होंगे उसके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ज्यादा असरअंदाज हो सके। सही बात। यानी कि मिसाल के तौर पे भी 10 लोग हैं, सबको वायरल इन्फेक्शन हुई है, सही, लेकिन जिनको जेनेटिकली इशू था उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन डायबिटीज कॉज करवा देगी, और जिनके जेनेटिकली कोई इशू नहीं था हो सकता है उनमें ना कॉज करवाए। तो एक तो बात ये होगी कि वायरल इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी ज्यादा उन्हीं को होते हैं जिनमें कोई हेरिडिटी का इशू हो। और दूसरी बात ये हो गई कि कई दफा हेरिडिटरी टेंडेंसी इतनी होती है कि वायरल इन्फेक्शन भी नहीं होती, ऑटोइम्यून डिजीज भी नहीं होती, लेकिन बस इनहेरिटेंस की वजह से डायबिटीज हो जाती है। समझो की बात। तो पहली चीज, इनहेरिटेंस की वजह से बॉडी इज मोर प्रोन टू वायरल इन्फेक्शन एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। बॉडी मतलब ये चीजें ज्यादा असरअंदाज हो पाती है बॉडी पे। और दूसरा, कई दफा हेरिडिटरी टेंडेंसी ही की वजह से बीटा सेल्स खराब हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें हमारे पास इंसुलिन की कमी हो रही है, ये आमतौर पे वो बता रहे यूनाइटेड स्टेट्स में 14 ईयर्स की एज में हमने देखा कि हो रही होती है, तो इसलिए इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जवानों की डायबिटीज है। ठीक है, या इसको आपको पता होगा मोडी भी कहते हैं, मेच्योर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग। खैर एनीवेज, तो जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यंग एज में होगा, किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो किसी भी एज में हो सकती है। तो ये एडल्ट में, ओल्ड एज में, किसी भी एज में डायबिटीज टाइप 1 हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो डायबिटीज टाइप 1 है ये निस्बतन रेयर है, यानी जितने लोगों को डायबिटीज होती है ना, उनमें से सिर्फ 5 to 10% पीपल होते हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होती है, बाकी सारों को टाइप 2 ही होती है। सही की बात। तो अगर आपके पास 100 डायबिटीज के पेशेंट आए हैं तो उसमें से 7-8 टाइप 1 के होंगे और बाकी सारे टाइप 2 के होंगे। तो ये कोई ज्यादा कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज नहीं है, ज्यादा कॉमन जो है वो टाइप 2 ही होता है। सही की बात। और टाइप 1 में होगा क्या, जाहिर सी बात है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि इंसुलिन तो बन नहीं रही, और जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगी, हम ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट शुरू हो जाएगी। हम फैट को यूज करेंगे, हम प्रोटीन को यूज करेंगे, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन कम होना शुरू हो जाएगी। फिर इस तरह जब फैट को यूज करेंगे तो ज्यादा फैट आपके लिवर में जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत बनना शुरू हो जाएगी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सब बातें तो होंगी। ऑलराइट जी, एक एक करके अब हम इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जाहिर बात है, डायबिटीज आपको पता है ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 300 to 1200 मिलीग्राम पर 100 ml तक भी जा सकती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो कहते हैं शुगर 300 से ऊपर चली गई है, ये वो वाला साहब है, ये बहुत ज्यादा होती है 300 से ऊपर जाना। ऑलराइट, आगे आता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉजेज लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अब नेचुरल सी बात है, ये समझिएगा कि हमारे पास ये ब्लड वेसल्स मौजूद है, तो जब ये ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगी। अब नॉर्मल रूटीन में क्या होता था, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता था ये 80 से लेके 100 तक, सही है की बात, 120 तक। अब इतनी ग्लूकोज जो है ना वो यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टर आउट होती थी, और नेफ्रॉन इतनी ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लेते थे, कोई टेंशन की बात नहीं। ग्लूकोज आ गया वापस ब्लड में, हमने यूरिन में 0 ग्लूकोज वेस्ट होने दी। सही, अगर ग्लूकोज थोड़ी सी बढ़ जाए, 150 तक चली जाए, 160 तक चली जाए, 170 तक चली जाए, तो ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर आउट होगी। ठीक,
हमारे नेफ्रॉन्स भी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देंगे, अगेन कि कुछ भी ग्लूकोज ज़ाया नहीं होने देंगे और बंदे को बचा लेंगे। लेकिन अगर डायबिटीज मेलिटस इतना ज़्यादा हो जाए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से क्रॉस कर जाए, सही होगी बात, तो मिसाल के तौर पर 210 हो गया, तो अब इतनी निकल रही है कि नेफ्रॉन अपनी तरह से तो पूरी कोशिश करेगा रीअब्जॉर्ब करने की, लेकिन उसकी इतनी रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ही नहीं है। 200 तक ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को वो रीअब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इससे भी ज्यादा हो जाएगी तो फिर नेफ्रॉन कहेगा यार मैं जितनी ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर सकता है मैंने कर ली, बाकी ग्लूकोज मेरे से नहीं अब्जॉर्ब होती, तो बाकी ग्लूकोज यूरिन में वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बाद ये जो वैल्यू आपके पास 200 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसको हम थ्रेशोल्ड भी कहते हैं कि भाई अगर इससे ज्यादा ग्लूकोज हुई तो ग्लूकोज यूरिन में वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। डन हो के बाद फिर आगे क्या आता है हमारे पास, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉजेज डिहाइड्रेशन। वो किस तरह से, देखो जी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, सही है, यानी कि ब्लड के अंदर सोल्यूट बढ़ गया, जब ब्लड में सोल्यूट बढ़ जाएगा, सेल्स में सोल्यूट थोड़ा होगा, तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होती है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसेंट्रेशन, तो इन सेल्स में से पानी निकल के आना शुरू हो जाएगा बाहर। जब सेल्स में पानी बाहर निकलेगा तो सेल्स बेचारों के अंदर पानी कम नहीं हो गया, सेल्स की होगी डिहाइड्रेशन। सही के बाद ये तो हो गई एक वन फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन। दूसरा क्या होगा, जब आपके यूरिन में बहुत ग्लूकोज निकल रही है तो जारी बात है जब यूरिन में ग्लूकोज निकलेगी तो यूरिन ग्लूकोज अपने वाटर को भी लेके जाएगी। जब यूरिन में ग्लूकोज निकलेगी इस मतलब यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो गया ना, तो कंसंट्रेटेड यूरिन अपने साथ वाटर को भी लेके जाएगा, यानी कि बॉडी में से वाटर भी बहुत वेस्ट हो रहा है। तो एक तो सेल्स की डिहाइड्रेशन हो रही है, दूसरा ओवरऑल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से वाटर भी निकल रहा है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास जब वाटर ज्यादा निकलेगा तो हम कहेंगे यूरिन बहुत बन रहा है, जिसको पोलीयूरिया कहते हैं। यूरिन बहुत बन रहा है तो उसके अलावा प्यास लगेगी इंसान को, इंक्रीज थर्स्ट और इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन कैसी हुई है, क्योंकि सेल्स में से पानी बाहर निकल के ब्लड में आता है। एक्स्ट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन कैसे हो रही है, क्योंकि ब्लड में से भी पानी निकल रहा है और बॉडी को पानी छोड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन भी हो रही है और एक्स्ट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन भी हो रही है। अब बात क्लियर हो गई। ऑलराइट, फिर आगे आते हैं हमारे पास कि अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहे, हाई ग्लूकोज लेवल रहे, तो बॉडी में वो क्या क्या नुकसान आप पहुंचाता है। वैसे तो पार्ट 2 की वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी, यहाँ पे आपको याद होगा ये हमने डिस्कस किया था कि ये नुकसान होते हैं, लेकिन अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके डिस्कस करने लगे हैं। तो ये बात, पहली बात तो ये है वाली कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल होता है तो उसकी वजह से मल्टीपल टिश्यूज जो है वो बेचारे खराब होना शुरू होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज जिनमें इफेक्ट आना शुरू होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ऐसी एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाती हैं कि ये किसी जगह को बहुत थोड़ी ब्लड सप्लाई देती है, किसी जगह को ज्यादा ब्लड सप्लाई। तो जब बहुत थोड़ी ब्लड सप्लाई मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वो ऑर्गन बेचारे खराब होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा रेटिना तो डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज कर रहा होता है, ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा होता है वो रेटिना को खराब कर दे। रेटिनोपैथी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, गैंग्रीन ऑफ द लिम्स हो सकती है। इस सारा कुछ हो सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो किसी जगह पे बहुत कम हो चुका है। चलिए की बात, तो एक तो हाई ग्लूकोज की वजह से ये मल्टीपल तरह के नुकसान आते हैं, इसीलिए कहते हैं कि यार ये शुगर जो होती है बहुत सारी बीमारियों का जड़ होती है। चलिए की बात, दूसरा एक और यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि आपको पता होगा हमारा जो ब्रेन होता है वो तो खालिस्तान ग्लूकोज ही यूज करता है, और ब्रेन को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए या कह लो ग्लूकोज यूज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन तो नहीं है लेकिन ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो हमारे ब्रेन सेल्स वगैरह के अंदर घुसना शुरू हो जाएगी। नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन आ सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको कह रहे हैं कि आपके पास एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो के बाद कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस खराब हो सकते हैं बॉडी के, ब्लैडर कंट्रोल खराब हो सकता है, तो यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। सही की बात। फिर वो कहते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा ख्याल यही है कि जब ग्लूकोज इतनी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से देखो ना बहुत सारे मसले आ जाएंगे। नंबर एक मसला, ग्लूकोज तो ब्लड में ज्यादा होती जा रही है, ग्लूकोज तो एनर्जी के लिए यूज नहीं हो रही, तो क्या यूज हो रहा है, फिर प्रोटीन यूज हो रही है ना, तो फिर बॉडी में से प्रोटीन कम होना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है इस प्रोटीन की कमी की वजह से ये सारे मुख्तलिफ तरह के इशूज आ रहे हो। फिर ये बात तो आगे मसल्स भी वीक हो रहे हो और ये वो सारा कुछ, एक तो ये बात हो, एक तो ये कॉज हो सकता है कि अब प्रोटीन को बहुत यूज कर रहे हैं। दूसरा नेचुरल सी बात है, फैट को भी ज्यादा यूज करेंगे, जब फैट को ज्यादा यूज करेंगे फैटी एसिड्स लिवर के पास जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगी, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई।
जब ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो वो आपको पता है कि आपको हाइपरटेंशन कॉज करेगी और ब्लड वेसल आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाएगी, ब्लॉकेज आती जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे सिर्फ एक लिपिड मेटाबॉलिज्म के खराब होने की वजह से। समझो की बात। फिर आगे आप बताते हैं, ये मतलब इस बात को डिटेल से बता रहे हैं कि डायबिटीज मेलिटस कॉजेज इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जाहिर सी बात है, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है डायबिटीज में तो हम कार्बोहाइड्रेट को तो इतना एनर्जी के लिए यूज नहीं कर रहे, ठीक है, ग्लूकोज को तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर एनर्जी बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम फैट्स को और प्रोटीन्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यही बात है कि जब कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा फैट्स को यूज करना शुरू कर देंगे तो उससे आपके पास बहुत सारी फैट्स के प्रोडक्ट्स बनेंगी, कीटो एसिड्स बनेंगे, जैसा कि एसिडिक एसिड बन रहा है, उसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड बन रहा है, ये सारा कुछ बनेगा और प्लाज्मा में आ ही जाएगा। अब ये प्लाज्मा में इतना आ रहा है कि हम इसको प्लाज्मा इतना ज़्यादा प्लाज्मा से निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जब इतने एसिड्स आएंगे तो हमारी बॉडी में हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये एसिडोसिस कई दफ़ा इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि इंसान को डायबिटिक कोमा हो जाए या वो डेथ तक भी पहुंच जाए, इतना ज़्यादा भी एसिडोसिस हो सकता है। सही के बाद अच्छा, इस डायबिटिक एसिडोसिस में भी बॉडी उसी तरह से इस एसिडोसिस को कम करने की कोशिश करेगी जिस तरह नॉर्मल मेटाबॉलिक एसिडोसिस में करती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एसिड इंक्रीज कर रहा है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जा सके। जब बॉडी में से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एज अ रिजल्ट ऑफ मोर ब्रीदिंग, तो जाहिर बात है ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस एसिडोसिस को हम इस तरह से कंपनसेट कर सकते हैं, समझो की बात। लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर बाइकार्बोनेट की कमी हो गई तो वो भी नुकसान दे सकता है। तो खैर बहरहाल वो फिर किडनी कोशिश करती हैं कि वो बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस कर ले, बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट लेवल को बढ़ाएं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाइकार्बोनेट लेवल जो है बॉडी का बहुत डिक्रीज्ड होता है। तो इधर अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, इंसुलिन की कमी होगी, पहली बात तो ये होगी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, सही के बाद। दूसरा, अब क्योंकि हम फैट्स को यूज़ करें एनर्जी बनाने के लिए तो हमने देखा कीटो एसिड ज़्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल बहुत थोड़े थे कीटो एसिड्स, इन डायबिटीज़ में कीटो एसिड्स बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, सही की बात। इसी तरह केटाइंस का उन्होंने बताया वो कम हो गए। बाइकार्बोनेट देखिएगा, चूंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकालना शुरू हो गया, तो इसलिए नॉर्मल बाइकार्बोनेट इतना होता है, अब बाइकार्बोनेट बॉडी में काफ़ी थोड़ा हो चुका हुआ है, सही की बात। तो जिसकी वजह से ओवरऑल आप, अच्छा वैसे आपको पता है ओवरऑल डायबिटीज मेलिटस में इन कीटो एसिड्स की वजह से थोड़ी बहुत पीएच एसिडिक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो पीएच है वो नॉर्मल 7.4 होती है, अब पीएच 6.9 हो चुकी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये भी आपको पता है कि चूंकि अब हम, तो आप देख सकते हैं कि फैट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी इंक्रीज कर गया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है हमारे पास डायबिटीज कॉजेज डिप्लीशन ऑफ बॉडीज प्रोटीन। चूंकि अब हम कार्बोहाइड्रेट को यूज कर नहीं रहे, इसलिए हमने देखा फैट को भी ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, इसी तरह प्रोटीन को भी ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। जब प्रोटीन को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं बॉडी में प्रोटीन की कमी होना शुरू होती है इसको। अच्छा, फिर इसी तरह बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी भी हो रही है जिसको हम एस्थीनिया कह रहे होते हैं। हालांकि बंदा खाना बहुत खा रहा है, जिसको हम पॉलीफेजिया कहते हैं, खाना बहुत खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ग्लूकोज तो यूज ही नहीं हो पा रही, फैट यूज हो रहा है और ये वो, तो इसी वजह से इसको एस्थीनिया हो रहा है। अच्छा, आपको पता होगा ये जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं इनको प्यास भी ज़्यादा लगती है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि उनको इंक्रीज थर्स्ट क्यों होती है। फिर इतना उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो रोज़ा उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भूख भी ज़्यादा लगने की वजह हमने देखी कि ग्लूकोज तो यूज़ कर नहीं रहे उनकी बॉडी, तो फिर वो फैट और प्रोटीन वगैरह की कमी होनी शुरू होती है बॉडी में, तो एनर्जी की कमी होती है, थकान सी होती है। ऑलराइट, ट्रीटमेंट क्या डायबिटीज मेलिटस का? सीधी सी बात है भाईजान, इंसुलिन की कमी है तो ट्रीटमेंट ये होगा कि इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन कर दो, ठीक है। अब इसमें बार लोग बता रहे हैं कि दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि इंसुलिन हम डालते हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है ऑलमोस्ट 3 to 8 आवर्स, तब तक वो इंसुलिन हमारे पास इफेक्टिव रहती है, ठीक है। और दूसरा हम ऐसे इंजेक्शन देते हैं जो कि इसमें इंसुलिन आराम से अब्जॉर्ब हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता, इस केस में इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो 10 hours to 48 hours रहता है। आमतौर पर यही वाली इंसुलिन रोज बंदे को एक डोज लगा दी जाती है। अच्छा, फिर इंसुलिन किस वक्त लगाई जाती है? खासतौर पर जिस वक्त बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होने की टेंडेंसी हो, जैसा कि खाना खाने के बाद। तो आपको पता होगा जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं वो खाने के साथ उनकी इंसुलिन होती है कि यार खाने के साथ ही इंसुलिन लगा रहे हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करे। डन होगी बात। और इसमें हर पेशेंट के हिसाब से उसका अलग अलग पैटर्न होता है। किसी पेशेंट को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, किसी को कम इंसुलिन की ज़रूरत है, किसी को डेली डोज की, किसी को दिन में कई दफ़ा डोज लगनी होती है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ईच पेशेंट इज प्रोवाइडेड विद एन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट। ये कोई अब पर्टिकुलर एक प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए नहीं हो सकती। ओके बात। इंसुलिन कौन सी यूज़ की जाती है? पहले तो हम जनाबे वाली एनिमल के पैंक्रियास से निकाला करते थे, लेकिन फिर बाद उसमें इशू आते थे, तो अब हम ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर लेते हैं वो ही हम इंजेक्ट कर देते हैं। ह्यूमन इंसुलिन हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से बन जाती है, तो वो वाली इंसुलिन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें मेन मसला ये नहीं है कि इंसुलिन बन नहीं पा रही, बल्कि मेन मसला ये है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही।
ठीक है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट को ये वाला प्रॉब्लम होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने पेशेंट होते हैं उनमें से 90 to 95% पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ी एजेस में होती है, 30 ईयर्स के बाद, मतलब 50 ईयर्स की एज में, 60 ईयर्स की एज में आमतौर पे हो रही होती है। तो इसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब वैसे इसके यंग पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह हमारा ख्याल है यही होगी कि मोटापा बढ़ना शुरू हो गया है। तो यार मोटापे की वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो शायद मोटापे की वजह से अब यंग पेशेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। मोटापा किस तरह से इफेक्ट करता है उसको बाद में देखते हैं। पहले देखिएगा इंसुलिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये हुआ था कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स की खराबी थी, जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम हो गया था। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये हो रहा है कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो पा रहा। मसल सेल्स, एडिपोज सेल्स, जिनको ब्लड में से ग्लूकोज निकालनी चाहिए थी, वो मसल सेल और एडिपोज सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज नहीं निकाल रहे। तो पैंक्रियास और इंसुलिन बनाएगा कि यार शायद इंसुलिन की कमी हो, और इंसुलिन बनाएगा, काम फिर भी नहीं हो पा रहा, और इंसुलिन बनाएगा। तो एज अ रिजल्ट ब्लड में इंसुलिन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो टाइप 1 में इंसुलिन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही थी, टाइप 2 में इंसुलिन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, टाइप 1 में डिक्रीज, टाइप 2 में इंक्रीज। ऑलराइट, अच्छा, इंक्रीज करने के बावजूद ये तो हमें पता है कि सही से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे की वजह से क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि मोटापे की वजह से जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स की कमी होती है, खास तौर पे ये मसल सेल्स में, लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन फिर भी मसल सेल्स और एडिपोज सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज को नहीं निकालते, क्योंकि उन मसल सेल्स पे इंसुलिन के रिसेप्टर ही कम हो गए हैं। इंसुलिन तो बन रही है लेकिन इंसुलिन मसल्स को बता ही नहीं पा रही कि यार प्लीज खुदा का वास्ता ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल लो। सही की बात, तो मसल सेल्स मस्त रहते हैं, अब कहते हैं थोड़ी सी इंसुलिन बन रही है, हालांकि इंसुलिन थोड़ी बन रही है भैया, आगे पर रिसेप्टर थोड़े हैं, लेकिन बस मसल सेल्स को बेचारों को क्या पता, उनको तो नहीं, तो उनके पास थोड़े रिसेप्टर होने की वजह से वो जो उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो कम होना शुरू होता है। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो एक कैस्केड ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको आप ओवरऑल मिला के हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह रहे होते हैं। क्या क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास देखें, ओबेसिटी होती है, खास तौर पे पेट वाली जगह एब्डोमिनल फैट इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो इंक्रीज कर ही रही है, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जरिए बताए इंसुलिन जो नहीं है तो ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा। और लिपिड एब्नॉर्मेलिटीज, लिपिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे क्योंकि ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रही, हम कहते हैं लो बेटा और लिपिड से हम बनाएंगे, जब लिपिड से बनाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज करेगा, उसके अलावा हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी। ये सारे इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास इंसुलिन में। अच्छा, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? हम कह रहे हैं कि यार ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं? असल में देखो ना, जब ये वाले मसले सारे होंगे, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ रही है, उससे भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का चांस बढ़ता है। ये नीचे तक तो आपको नजर नहीं आ रहा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है उससे भी रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्रीज करता है। फिर इससे हाइपरटेंशन बढ़ रही है, उससे भी जो चांसेस बढ़ रहे हैं। सही के बाद, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारे ऐसे मसले हो रहे होते हैं जिनसे फर्दर एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और फर्दर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। लानों की बात आगे आप देखते हैं, अदर फैक्टर्स दैट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज। एक तो हमने देख लिया फैक्टर ओबेसिटी, ठीक है, उसी को पहले यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि ओवरवेट होना ये तो एक फैक्टर है ही है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, इन पेशेंट्स के अंदर एंड्रोजन्स ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, ये काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट 6% ऑफ द फीमेल्स को ये होता है, और जितनी फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है ना, उनमें से तकरीबन 80% फीमेल्स को डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटिस हो जाती है। अब क्यों होती है? वही मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन्स ज्यादा बनते हैं, और एंड्रोजन्स का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है, तो इंसुलिन बेचारी मेहनत कर रही थी ग्लूकोज कम करने के लिए, लेकिन एंड्रोजन्स बनी जा रहे हैं जो कि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही ना सही से, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। इसी तरह से कुछ और एंडोक्रिनोलॉजी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि यार कोई ऐसे हार्मोन जरूर बन रहे होंगे जो कि इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहे। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत बनते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह। अब कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाई जा रहा है, इंसुलिन कम करना चाह रहा है, तो इस ज्यादा कॉर्टिसोल की वजह से इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया। वेरी सिमिलरली एक्रोमेगली में ग्रोथ हार्मोन बहुत बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन भी ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करना चाहता है, तो इंसुलिन बेचारा क्या करेगा, इंसुलिन कोशिश तो करेगा लेकिन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है। सही है कि बस इसी तरह से जेनेटिक कॉजेज, ओबेसिटी, ये सारे कॉजेज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल में उन्होंने बहुत सारे कॉजेज बताए हुए हैं। ओबेसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कुछ सिंड्रोम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ हार्मोन वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज इसमें मैंने आपको बताया, एंड्रोजन बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कई दफा होता है कि म्यूटेशन ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर बॉडी में सही नहीं होते, ऑटो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, इस तरह के मुख्तलिफ इशूज उन्होंने बताए हुए हैं। ये सारे इशूज हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कॉज कर सकते हैं। ओके बात।
लो जी आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि यार शुरू में आपके जो पैंक्रियास होता है ना वो ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बहुत अरसे तक पैंक्रियास ने बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनानी है तो फिर पैंक्रियास जो है बेचारा थक जाता है, उसके जो बीटा सेल्स थे वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यार काफ़ी देर तक इंसुलिन बनाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इंसुलिन और बनाई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और फिर 2 महीने से बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, तो ये जो पैंक्रियास होगा ये बेचारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, अब इंसुलिन की प्रोडक्शन भी उस तरह की नहीं रहेगी। तो ये जनाबे वाली एक फुल फ्लेज किस्म की डायबिटीज मेलिटस हो गई है, क्योंकि एक तो पहले जो इंसुलिन बन रही थी वो चीज़ें काम नहीं कर पा रही थी, दूसरा पैंक्रियास भी इंसुलिन बना बना के थक गया, उसने कहा यार मैं नहीं इतनी इंसुलिन बनाता, बाहर में जाओ। पैंक्रियास बंदे का अच्छा हुआ, हेल्दी हुआ, तो फिर ऐसे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के बावजूद भी इतनी ज़्यादा डायबिटीज मेलिटस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना बना के कुछ ना कुछ गुजारा चला लेते हैं। तो ऐसे लोगों का पैंक्रियास बहुत अच्छा है। अपैरेंटली द पैंक्रियास इन दीज पीपल प्रोड्यूसेस इनफ इंसुलिन टू प्रिवेंट सोयर एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही है, इंसुलिन से काम तो नहीं कर पा रही, लेकिन पैंक्रियास इतनी इंसुलिन बनाता है कि काम चल जाता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, फिर हो जाता है जेनेटिकली डिपेंड करता हो। कुछ लोगों का जेनेटिकली पैंक्रियास इतना वीक होता है कि अगर थोड़ी सी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई तो पैंक्रियास हार मान जाता है, और कुछ लोगों का पैंक्रियास बहुत अच्छा होता है, बहुत देर तक काम करता रहता है। तो हमने ये बात पहले की थी कि डायबिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो हेरिडिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में सबसे पहले आते हैं हमारे पास लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर थोड़ा बहुत इशू हो तो वो तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही बंदे का इलाज हो जाता है, हमें इंसुलिन इंजेक्ट भी नहीं करनी पड़ती, ड्रग्स भी देने पड़ते अगर अच्छी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाए। क्या मतलब है भाई, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करो ताकि जो ग्लूकोज है वो कुछ ना कुछ यूज़ हो। जारी बात है, जब एक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें एनर्जी बनाने में यूज़ होंगी। दूसरा, कैलोरी इंटेक ही कम करो। भाई अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी ख़राब है, वो ब्लड में से ग्लूकोज को नहीं निकाल पाती, तो आप कैलोरीज का इंटेक ही कम करो ना भाई, क्यों अपनी बॉडी को मुसीबत में डालना है। दूसरा, अगर आपको पता है कि ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर्स की कमी हो रही है तो ओबेसिटी को कंट्रोल करो, वेट रिडक्शन करो। सही की बात, तो ये सारे काम हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर काफ़ी हद तक की जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास ट्रीट हो जाता है। उसके अलावा जनाब वाली अब हम देखते हैं ड्रग्स किस किस तरह के यूज़ कर सकते हैं हम। नंबर 1, हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करें। हमने कहा था यार बॉडी हीट हो गई थी इंसुलिन के ऊपर, इंसुलिन के होने के बावजूद बॉडी काम नहीं कर रही थी। अब बॉडी को ऐसा कर दो कि इंसुलिन के ऊपर काम करे, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसके लिए ड्रग्स मिसाल के तौर पे थायाजोलिडिन जिसके लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा एक और काम भी हम कर सकते हैं, हम ऐसे ड्रग्स दें जो कि ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लिवर को कम कर दें। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन ऐसे करता है कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन ही लिवर में कम कर देते हैं। उसके अलावा हम ऐसे ड्रग्स भी दे सकते हैं जो कि पैंक्रियास को सपोर्ट करेंगे, शाबाश शाबाश और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ। तो हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं वो पैंक्रियास को सपोर्ट करते हैं कि शाबाश शाबाश और इंसुलिन बनाओ। ठीक है की बात। और अगर बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो जाए तो फिर हमें इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी करनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि यार टाइप 1 में तो इंसुलिन की कमी थी, हमने इंसुलिन इंजेक्ट कर दी, काम ठीक हो गया। यहाँ पे तो इंसुलिन की कमी नहीं है, यहाँ पे तो असल मसला ये है कि बॉडी ढीट हो गई इंसुलिन के खिलाफ, तो यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्ट करने का क्या फ़ायदा। यार देखो फ़ायदा फिर भी होता है। क्यों फ़ायदा होता है, देखो बॉडी ढीट हो गई हुई है, मैं आई एग्री कि इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इंसुलिन काम कर रही है ना। इसलिए तो हमने कहा था कि कुछ लोगों में पैंक्रियास इतना अच्छा होता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना के वो गुजारा कर जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूर है, बॉडी काफ़ी तक ढीट है, लेकिन हम और इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो जाता है। डन की बात। फिर इंक्रीटिन ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जिनका एक्शन हमारे पास वो जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स थे ना उनकी तरह का होता है। हमें पता है गैस्ट्रिक हार्मोन्स भी इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते थे, तो इस तरह के ड्रग्स डालते हैं ताकि इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। सही की बात। लेकिन इस तरह के ड्रग्स आमतौर पे हम सिर्फ इनको इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ इनको भी यूज़ कर लेते हैं कि चलो भाई तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लोगे। अच्छा, उसके अलावा एक और हम काम करते हैं, यहाँ पे अगले हेडिंग में लिखा उन्होंने, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज टाइप 2 मेलिटस बाय इनहिबिशन ऑफ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2। होता बेसिकली क्या है, जब हमारे पास ग्लूकोज यहाँ पे निकलती है ना, यानी कि ब्लड में से ग्लूकोज नेफ्रॉन में जाती है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में इस ग्लूकोज की होती है रीअब्जॉर्प्शन, और इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं SGLT2। सही की बात, जिनका पूरी फॉर्म है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2। सोडियम ग्लूकोज क्यों, क्योंकि वो आपको पता है ना सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट में हम ग्लूकोज को लेकर जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि SGLT2 को इनहिबिट करें। जब ये इनहिबिट होंगे तो ग्लूकोज प्रॉपर्ली रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगी, एज अ रिजल्ट ग्लूकोज यूरिन में से ज़ाया हो जाएगी। वैसे तो आपको लग रहा है कि ये नुकसान की बात है, ग्लूकोज ज़ाया हो रही है, हाँ है तो नुकसान की बात ही, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कम हो जाएगा ना। सोचो ज़रा,
ठीक है। हम SGLT2 के इनहिबिटर्स देते हैं। ग्लाइकोजेंस ये काम करते हैं कि अच्छी तरह उनको इनहिबिट कर देते हैं ताकि ग्लूकोज की इतनी रीअब्जॉर्प्शन ना हो सके और काफ़ी हद तक ग्लूकोज जो वो यूरिन से निकल जाए। तो दूसरे ड्रग्स के साथ हम ये वाला ड्रग भी अगर थोड़ा बहुत देते हैं तो हम देखते हैं इसके काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि जब ग्लूकोज निकलेगी तो ग्लूकोज के साथ आपको पता है ज़्यादा वाटर भी बॉडी से निकलता है, तो ये तो हम कहेंगे कि बॉडी में से वाटर कम हो गया। तो खैर है यार, इस केस में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा हमारे पास डायबिटीज़ की वजह से हाइपरटेंशन भी हो रही थी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो अब अगर थोड़ा सा वाटर बॉडी से निकल जाएगा तो हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगी, हाइपरटेंशन कम हो जाएगी। तो इसमें नुकसान वाली बात तो नहीं है, तो अच्छी बात ही है। सही के बाद उसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटिस का हम लोग सर्जरी से भी इलाज कर सकते हैं। सर्जरी से कैसे इलाज कर सकते हैं बता रहे हैं कि यार एक तो देखो मोटापा मसला ना, ठीक है, तो आप ऐसी सर्जरी करो कि वो जो फैट में ऐसा उसको बॉडी में से निकाल लो, तो हो सकता है बहुत हद तक मामला ठीक हो जाए। उसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जिसमें हम फैट को छोटे कंपार्टमेंट में कर देते हैं, या वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रोक्टोमी जिसमें स्टमक का साइज ही छोटा कर देते हैं। अब बंदे को भूख ही थोड़ी लगती है, वो खाना ही थोड़ा खाता है, वो कम मोटापा होगा, कम ओबेसिटी होगी, तो सारी बात है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी। या इस तरह से भी काफ़ी हद तक मामला जो है वो ट्रीट हो सकता है। तो हमने देखा कि ऐसी सर्जरीज करने से ना सिर्फ मोटापा कम होता है बल्कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतर होता है, और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस थे, वो भी काफ़ी हद तक ट्रीट हो गए, और बहुत सारी जो बीमारियां पैदा हो सकती थी वो काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाती हैं। तो इस तरह की सर्जरीज ना सिर्फ मोटापे को कम करती हैं बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर लेती हैं। हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हमें पता कैसे चलेगा इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं। नंबर एक, हम उसकी यूरिनरी ग्लूकोज देख लेते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनमें तो आपको पता है ना, थोड़ी बहुत ग्लूकोज निकलती है और सारी की सारी ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाती है, तो यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं आती, सही है। जबकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनके यूरिन में ग्लूकोज आएगी। दूसरा, हम प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल चेक कर लेते हैं। अब एक फास्टिंग स्टेट में नॉर्मल बंदे के अंदर 80 to 90 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज होती है, ठीक है। चलो हम कहते हैं बड़ी हद 115 तक जा सकती है, ये अपर लिमिट है। 115 तक हो या इससे ऊपर होना तो फिर हम कहते हैं यार अब इस पेशेंट को ना डायबिटीज होना शुरू हो गई है, इसको आप प्री डायबिटिक कह सकते हो, या मतलब ये बंदा एट द वर्ज ऑफ डायबिटीज जरूर है, सही होगी बात। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अच्छा फिर ये तो हमने देख लिया ना, इन चीज़ों से पता चलेगा पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। अब हमने चेक करना है कि यार ये डायबिटीज टाइप 1 वाली है कि टाइप 2 वाली है, ये भी जो गड़बड़ है ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, प्लाज्मा इंसुलिन देख लो। टाइप 1 में आपको पता है कि प्लाज्मा इंसुलिन बहुत थोड़ी होती है और टाइप 2 में प्लाज्मा इंसुलिन ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइप 1 में तो असल मसला इंसुलिन का ना, तो लो और एब्सेंट, और टाइप 2 में इंसुलिन ज़्यादा। नंबर 2, टाइप 1 हमें पता है आमतौर पर यंग एज में होता है, ठीक है, 20 ईयर से कम की एज में होता है, और टाइप 2 आमतौर पे ज़रा ओल्ड एज में होता है। तो अगर तो कोई बूढ़ा पेशेंट आया तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे यार इसको टाइप 2 होगी, और कोई यंग पेशेंट आता है तो हम आइडिया होता है कि टाइप 1 होगी। ये कोई पक्का ठक्का रूल नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़ों को भी टाइप 1 हो जाती है और कभी कभी जवानों को भी टाइप 2 हो जाती है, लेकिन आमतौर पर हमें एज से भी आइडिया हो जाता है। तीसरा, बॉडी मास। अगर तो बंदा मोटा, ओबेसिटी बहुत है, तो हम कहेंगे यार मोटापे की वजह से तो टाइप 2 ही होती है, तो चलो तो मैं टाइप 2 होगी। और अगर बंदा पेशेंट है, पेशेंट पतला है, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें आइडिया होता है टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी देर के लिए इंक्रीज रहता है तो जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लूकोज को अटैच करके ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हो जाती है, सही होगी बात। अब वो कब तक रहती है, जब तक वो आरबीसी मौजूद है। आपको पता है आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज, सही होगी बात। अगर ये आरबीसी एक दिन के लिए ज़्यादा ग्लूकोज में रहेगा तो इसके अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, चंद हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड होंगी। और अगर ये आरबीसी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हाई ग्लूकोज लेवल पे रहेगा तो इस आरबीसी के अंदर मौजूद बहुत सारी हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हो जाएगी, सही होगी बात। तो ये हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको आप कह लो कि अच्छा, ये जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होती है ना, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, सही होगी बात। तो हम हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट करके पिछले 120 डेज में चेक करते हैं, क्योंकि आरबीसी की लाइफ 120 डेज है ना, इसलिए हमें आइडिया हो जाता है कि भाई पिछले 120 दिनों में इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहा है, कम रहा है, इसकी शुगर कैसी रही है। तो ये हमारे पास पिछले 3 महीने का ग्लूकोज का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, जिसमें हम HbA1c की कंसेंट्रेशन देख लेते हैं, सही की बात। तो वो जो एक ग्लूकोज का टेस्ट होता है जिसमें पिछले 3 महीने की ग्लूकोज पता चलता है। हमारे पास ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, नाम से जाहिर है कि इसमें हम चेक करेंगे कि जब पेशेंट को ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं तो वो उसकी बॉडी किस तरह से टॉलरेट करती है ग्लूकोज को, ठीक है की बात। करते हैं क्या है, बेसिकली हम 1 ग्राम ग्लूकोज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी, यानी कि अगर 70 kg का बंदा है ना तो उसमें 70 ग्राम ग्लूकोज को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब पहले देखो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है। रूटीन में नॉर्मल पेशेंट का ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है ब्लड में ऑलमोस्ट 90 से 100 के करीब, सही है। जब हमने ग्लूकोज को इंजेक्ट किया तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज की
120 तक चली गई, 130 तक बड़ी हद, ठीक है, थोड़ी बहुत इंक्रीज करती है। और फिर चूंकि इंसुलिन वगैरह नॉर्मल होती है, इंसुलिन रिलीज होती है, और 2 घंटे के अंदर अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल दोबारा इंसुलिन लेवल जो है वो वापस आ जाता है। ये तो अगर नॉर्मल पेशेंट में। अब जिसको डायबिटीज थी उसमें क्या हुआ, उसमें पहली तो बात ये है, रूटीन में यानी इंजेक्ट करने से पहले ही ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। इंजेक्ट करने से पहले ही तकरीबन 130 140 के करीब ग्लूकोज लेवल है, और जब हमने इतनी सी ग्लूकोज इंजेक्ट की तो उसका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चला गया, कुछ 200 से भी ऊपर चला गया। सही हो की बात, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गई ग्लूकोज कंसंट्रेशन में, और वो इंक्रीज बड़ी देर तक रही, क्योंकि इसमें आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस हुई है, या तो टाइप 1 डायबिटीज होगी, इसमें इंसुलिन बनती ही कम है, या टाइप 2 होगी, इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन इतना असर नहीं कर पा रही, तो हम देखते हैं कि यार कोई 5-6 घंटे बाद जाके ग्लूकोज लेवल दोबारा 140 में भी बड़ी मुश्किल से आया है। सही हो गई बात। तो ये हमने देखा कि दोनों की बॉडी ने ग्लूकोज को किस तरह से टॉलरेट किया, और इस तरह से हम डायग्नोज कर लेते हैं इसको डायबिटीज है या डायबिटीज नहीं है। ओके हो गई बात। फिर अगला टॉपिक है हमारे पास एसीटोन ब्रेथ। इसमें बेसिकली होता क्या है, वो ये बात कर रहे हैं कि हम ये बात तो डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब भी डायबिटीज होती है, फैट बॉडी फैट को यूज करना शुरू कर देती है। जब बॉडी फैट को यूज करती है तो एज अ रिजल्ट एसिडिक एसिड वगैरह बनता है, और एसिडिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एसीटोन में। अब एसीटोन जो है ना वो बड़ी वोलेटाइल सी है, आराम से वेपोराइज हो जाती है, तो ये हमारी जो एक्सपायर्ड एयर होती है इसमें भी आती है। तो एक्सपायर्ड एयर में एसीटोन की स्मेल से ना डॉक्टर को पता चल जाता है कि यार इसकी जो ब्रीदिंग है ना इसमें एसीटोन की स्मेल आ रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा शुगर होगी तो ज़्यादा स्मेल आएगी, थोड़ी शुगर होगी तो थोड़ी स्मेल आएगी, लेकिन एसीटोन की स्मेल से आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। सही के बाद उसके अलावा हम यूरिन के अंदर भी कीटो एसिड की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग से भी पता चल जाता है। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास रिलेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। यहाँ पे बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि देखो पहले जो वक्त है ना उनमें हम क्या किया करते थे, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, हम कहते थे भाई आप मीठा बिल्कुल ना खाओ, कार्बोहाइड्रेट ना खाओ, रोटी ना खाओ, बिल्कुल ये चीज़ें छोड़ दो। जब वो ये सारी चीज़ें छोड़ता था तो ठीक है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाया करता था। लेकिन क्या इंसुलिन में मसला सिर्फ ग्लूकोज का होता है? नहीं, इंसुलिन में तो आपको पता है जब डायबिटीज होती है, इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज लेवल चलो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, फैट टूटना शुरू होता है, कीटो एसिड्स इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन टूटना शुरू होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी तो है ना। तो अगर एक पेशेंट था जिसको आपने कहा कि मीठा भी ना खाओ, कार्बोहाइड्रेट भी ना खाओ, तो चलो ब्लड ग्लूकोज का मसला तो हल होगा, लेकिन बाकी मसले अभी भी हैं। सही की बात। तो पहले ये काम किया जाता था, ये इतना कोई इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें बाकी मसले रह जाते हैं। अब हम पेशेंट से कहते हैं कि यार आप ऐसा करो, आप ग्लूकोज वगैरह, आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह खा लो नॉर्मल सी, बहुत ज़्यादा ना खाना, लेकिन थोड़ी बहुत ही खा लो, आप वो खाओ, और फिर मैं आपको इंजेक्ट कर दूंगा इंसुलिन, ताकि आपकी बॉडी ग्लूकोज को ही यूज़ करे एनर्जी बनाने के लिए, फैट को ना यूज़ करे, प्रोटीन को ना यूज़ करे, और वो जो सारे प्रॉब्लम्स थे वो वाले प्रॉब्लम्स ना हो। सही होगी बात। और फिर उसके अलावा फैट को कंट्रोल करने के लिए और भी कई दफ़ा जो डॉक्टर होते हैं वो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी दे देते हैं, ताकि वो जो फैट वाले मसाले ना वो भी हल हो जाए। सही हो गया। तो बजाय इसके कि आप ग्लूकोज बिल्कुल भी ना दो और बॉडी फैट को यूज़ करे एनर्जी बनाने के लिए, उसके और बहुत से मसले बन जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खा लो, थोड़ी थोड़ी सी हम इंसुलिन डाल देंगे, ताकि आपका बॉडी जो है वो इसी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करे, और लिपिड बॉडी के अंदर कम ही रहे। यहाँ तक हमारे पास डायबिटीज़ जो है ना वो तकरीबन हर तरीके से होती है ख़त्म। आगे आता है हमारे पास इंसुलिनोमा। हालांकि बहुत थोड़े पेशेंट में होता है कि इंसुलिन ज्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर बीटा सेल्स वो जो बीटा सेल्स हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के पैंक्रियास में, उनका कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए, कोई एडेनोमा हो जाए, तो फिर जारी बात है इंसुलिन ज्यादा होना शुरू होती है। और बहुत कभी कभार 10 to 15% टाइम्स में ऐसे भी होता है कि वो जो ट्यूमर होता है वो मेलिग्नेंट होता है, वो आगे ट्रैवल कर जाता है। सही होगी बात। तो अब पैंक्रियास का ट्यूमर हो या वो आगे ट्रैवल किया हुआ ट्यूमर हो, वो जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, और इस बहुत ज़्यादा इंसुलिन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा। कई फिर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को ग्लूकोज देना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा इतनी इंसुलिन बन रही होती है कि इवन 1000 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज भी देना हर 24 घंटे में, तो भी पेशेंट मुश्किल से हाइपोग्लाइसीमिया से रुक रहा होता है। ठीक है, इतनी ग्लूकोज देनी पड़ जाती है क्योंकि इंसुलिन ही बहुत बन रही है, ट्यूमर जो हुआ पड़ा है। सही होगी बात। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिएगा, इंसुलिन शॉक एंड हाइपोग्लाइसीमिया। एक बात आपको पता है, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए और ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो जो बॉडी के मसल सेल्स वगैरह हैं वो तो कहते हैं खैर है, ग्लूकोज है भाड़ में, हम फैट को यूज़ कर लेंगे एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन हमारे जो ब्रेन सेल्स वगैरह हैं वो तो आपको पता है वो तो सिर्फ ग्लूकोज ही यूज़ करते थे। तो अगर ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाए, ये इसको हम कहते हैं इंसुलिन शॉक, क्योंकि जो ब्रेन वगैरह है ना उसमें इशू होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन कहेगा यार मैं तो सारा ग्लूकोज पर डिपेंड कर रहा था, मैं क्या करूँ अब। तो वो बहुत सारे इश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे, बताने के ग्लूकोज लेवल आपका
नॉर्मल होते हैं ना 80 100, अगर ये 50 to 70 हो जाए तो हम कई दफ़ा हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती हैं। हेलुसिनेशन ना भी हो रहे हो तो पेशेंट को नर्वसनेस फील कर रहा होगा, पेशेंट ट्रेम्बल्स होंगे, पसीने आना शुरू हो जाएंगे, ये वाले शुरू हो जाएंगे। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल उससे भी कम हो जाए, 20 to 50 के करीब चला जाए, तो फिर तो सीरियस होना शुरू हो जाएंगे, बेहोशी की तरह जाना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाएगी। और अगर ग्लूकोज लेवल उससे भी कम हो जाए तो फिर भाईजान सीरियस भी नहीं होते, बस पेशेंट जो है ना वो कोमे में चला जाता है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, इंसुलिन इतनी ज़्यादा हो गई है, इंसुलिन शॉक हो गया है कि इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज बहुत कम हो गई, और ग्लूकोज के कम होने की वजह से पेशेंट चला गया कोमे में। इसको हमने कह दिया हाइपोग्लाइसीमिक कोमा। तो यानी कि इंसुलिन के बहुत ज़्यादा होने की वजह से बंदा कोमे में जा सकता है। दूसरी तरफ इंसुलिन की कमी में भी कोमे में चला जाता है, क्योंकि जब इंसुलिन बहुत कम होती है तो क्या होता है, हमने कहा था कि फैट बहुत टूटना शुरू हो जाते हैं, कीटोएसिडोसिस होना शुरू होता है, और वो कई दफ़ा एसिड के ज़्यादा होने की वजह से ये देखिएगा एसिडोटिक कोमा होना शुरू हो जाता है। ठीक की बात। तो यानी कि एसिडोटिक कोमा भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसेमिक कोमा भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? ना हो गया पेशेंट के अंदर इंसुलिन शॉक हो, यानी इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा हो, ठीक है, आपको लगे इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है, आप इंसुलिन और काम करना शुरू कर दो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सही की बात। तो पता है ऐसा चलता है बेसिकली। देखो एक बात तो ये भी है, मतलब एक हमें जो डायग्नोस कह लो या आइडिया हो जाता है, उस तरह से भी हो जाता है कि जब इंसुलिन शॉक होता है ना, तो उसमें तो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। जबकि जब इंसुलिन की कमी होती है ना, तो उसमें एसीटोन ब्रेथ वगैरह भी होती है पेशेंट को, और वो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करने वाले काम भी होते हैं। तो वो हमें पता चलता है कि यार ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें इंसुलिन की कमी हुई है। सही होगी बात। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जिस पेशेंट को ये वाली हरकतें, मतलब जिस पेशेंट में इंसुलिन शॉक हुआ होगा, इंसुलिन बहुत ज़्यादा हुई होगी, ग्लूकोज बहुत कम हुई होगी, तो हम उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज को इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट के अंदर। उसके अलावा ग्लूकागॉन को इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्लूकागॉन भी ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाती है। ये सारे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।